नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बिंबवाद की बात करेंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, लेक्चर आपका 38 था और ये लेक्चर आपका 39 होगा। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि अभी आपको 2 वीडियो और मिलेंगे इकाई 3 से, फिर इकाई 4 प्रारंभ होगी। वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, तो ये भी वीडियो पब्लिक किया जा रहा है ताकि जो और भी मेंबर्स हैं हमारे चैनल पर वो भी देख सकें। तो यदि आप नए मेंबर्स हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बिंबवाद अगर आप ये देख रहे हैं और आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर दिया है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं। 10 अगस्त से नया बैच प्रारंभ हो रहा है और अभी इतना आप लोगों के पास समय है कि अगर मेहनत करेंगे तो नेट या जेआरएफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, 50 टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें से अभी 12 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, अभी साप्ताहिक हो रहा है। वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप करेंगे या फ़ोन करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बिंबवाद की बात करते हैं। बिंबवाद मुख्यतः 1910 से लेकर 1918 तक अपने चरमोत्कर्ष पर था। बिंबवाद 20वीं सदी की एंग्लो अमेरिकी कविता का एक आंदोलन था। एक काव्य शैली के रूप में इसने 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिकतावाद का पथ प्रदर्शन किया। प्रतीकवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य में बिंबवाद आंदोलन का आरंभ हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और डिस्कस हम लोग करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हर वीडियो में जितना पीडीएफ में होता है उससे भी अधिक चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप उसे ध्यान से सुनें या जो चीज़ आप लिखना चाहें उसे आप लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। देखिए, बिंब विधान काव्य शिल्प का आधुनिक सिद्धांत है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने काव्य की विवेचना करते हुए अपने सिद्धांतों में कहीं पर भी बिंब को काव्य विवेचन का आधार नहीं बनाया है, लेकिन पाश्चात्य काव्य जगत में बिंब के संबंध में पर्याप्त चर्चा है। बिंबवाद वस्तुतः लंदन के युवा दार्शनिक टी.ई. ह्यूम द्वारा प्रकल्पित हुआ। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि बिंबवाद लंदन के युवा दार्शनिक टी.ई. ह्यूम द्वारा प्रकल्पित हुआ, किसके द्वारा प्रकल्पित हुआ? तो आप लिख सकते हैं टी.ई. ह्यूम के द्वारा प्रकल्पित हुआ। टी.ई. ह्यूम ने इसके उद्देश्य यानी बिंब के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कविता ऐसे बिंबों में लिखी जाए जो ऐन्द्रिक आदान प्रदान के माध्यम हो सकें, जिनसे कथ्य हाथों हाथ दूसरों को सौंपा जा सके। बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब चेतना स्मृति है जो मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस विचार को संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रस्तुत करती है। यह रोमांटिक काव्यधारा की विरोधी काव्यधारा है। जब आप देखेंगे टी.ई. ह्यूम ने इसका उद्देश्य प्रकाशित किया, बिंबवाद को प्रकल्पित किया, उसी के बाद 1912 ईस्वी में एज़रा पाउंड ने बिंबवाद के आंदोलन का प्रवर्तन किया। अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि बिंबवाद आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो बिंबवाद आंदोलन का प्रवर्तन एज़रा पाउंड ने किया। कब किया? 1912 ईस्वी में। और एज़रा पाउंड ने टी.ई. ह्यूम की 5 कविताएं लोगों के सामने रखी और उन्हें बिंबवादी कविताएं कहकर उनका परिचय दिया। अंग्रेजी साहित्य में बिंबवाद का आंदोलन, जो फ्रांस में प्रतीकवादी आंदोलन था, उसी का ऋणी माना जाता है। 1912 से लेकर 1917 तक पाश्चात्य साहित्य में बिंबवाद की पूरी जोरों पर चर्चा होती रही।
एजरा पाउंड ने कहा भी कि ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुई हों। ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। किसने कहा है, किसका कथन है? तो एजरा पाउंड का कथन है। कई बार लोगों ने मैसेज भी किया और कहा कि सर जो आप टेस्ट सीरीज बनाते हैं या जो आप लाइव कराते हैं, प्रश्नोत्तरी कराते हैं, उसमें जो ये कथन होते हैं, कथन कहाँ से मिले? तो वो लोग ज़रूर ध्यान दें, हमारे हर वीडियो में कम से कम 4 से 5 कथन आपको मिलते हैं। अगर सारे वीडियो आप ऐसे देखते रहेंगे तो कथन का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एजरा पाउंड का दिया कि एजरा पाउंड ने क्या कहा है बिंबवाद के बारे में, तो बिंबवाद के बारे में एजरा पाउंड ने कहा कि ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। वहीं टी.ई. ह्यूम ने बिंबवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। मैंने अभी आपको बताया कि दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? टी.ई. ह्यूम ने प्रदान किया। टी.ई. ह्यूम ने ही बिंबवाद को प्रकल्पित किया। इन्होंने काव्य में नए रूपों, भावों का समर्थन किया और अभिव्यंजना को सजीव बनाने के लिए बिंब की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं सी.डी. लेविस की बात करें तो सी.डी. लेविस ने बिंबवाद की व्याख्या भाव संवलित शब्द चित्र के रूप में की। सौंदर्य शास्त्र में बिंब को सौंदर्यानुसंधायिनी प्रतिभा की संज्ञा दी जाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हम लोग कर रहे थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, लेकिन अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में बिंब का नवीन अर्थ प्रतिपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ और उन्होंने अर्थ ग्रहण पर बिंब ग्रहण को वरीयता दी। हिंदी साहित्य के कवियों में अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह बिंबवाद से प्रभावित कवि हैं। तो हिंदी साहित्य में बिंब के सर्वप्रथम प्रयोक्ता और व्याख्याता कौन है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में बिंब के सर्वप्रथम प्रयोक्ता एवं व्याख्याता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वह विश्व को मूर्त भावना के रूप में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कहा है एक बार फिर से सुन ले, क्योंकि कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और 4 से 5 कथन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। वहीं हेले ने कहा कि बिंब अरूप भाव या विचार की पुनर्रचना है। जोसेफ टी शिल्पी ने कहा कि बिंब इंद्रगोचर पदार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। क्या कहा है उन्होंने कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। शुक्ल जी ने भावों के मूर्त रूप को बिंब कहा है। यह बिंब सहृदय की कल्पना में उपस्थित होता है। उनके अनुसार बिंब क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिंब रसपूर्ण होता है, विचार या तर्कपूर्ण नहीं होता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, ध्यान रखना कि वीडियो को अच्छे से सुनें, आत्मसात करें, ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो यह कहा कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण करना होता है, इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावों के मूर्त रूप को बिंब कहा है और यह बिंब सहृदय की कल्पना में उपस्थित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बिंब रसपूर्ण होता है, विचार या तर्कपूर्ण नहीं होता। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे फिर लिखा है
और उन्होंने कहा है कि ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अगर अनुसार बिंब की बात करें तो बिंब में रसात्मकता, ऐन्द्रियकता तथा भावात्मकता का होना आवश्यक है। आगे अगर बात करें तो भारतीय काव्यशास्त्र के शब्द शक्ति सिद्धांत एवं अलंकार सिद्धांत आदि में ऐसे बहुत से साम्य हैं जो बिंब के बहुत समीप बैठते हैं, किंतु बिंब के शब्द की चर्चा भारतीय साहित्य समीक्षकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध के अंतर्गत किया है। काव्य का निर्माण हृदय के गुण भावों से होता है, आलोचना सिद्धांतों के अवलंबन से नहीं। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तो ये भी शुक्ल जी का कथन आप नोट कर सकते हैं। यह वीडियो रोककर आप इसे लिख सकते हैं। वहीं C.D. लेविस के अनुसार अगर बात करें तो C.D. लेविस ने क्या कहा, मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था कि C.D. लेविस के अनुसार बिंब निर्माण के माध्यम शब्द हैं। बिंब में इंद्रिय अनुभूति का होना आवश्यक है। बिंब सम्मूर्तीकरण की प्रक्रिया है। बिंब के मूल संवेगों की उपस्थिति अनिवार्य है। पाठक की हृदयस्थ संवेदनाओं को उद्बुद्ध करना बिंब का लक्ष्य है। बिंब विधान में प्रायः विशेषण, उपमा, रूपक आदि का योगदान रहता है। हिंदी में बिंब के लिए चित्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अगर डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात करें, ध्यान रखना बिंब से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत ही साधारण 1-2 प्रश्न या तो फिर कथन वाले प्रश्न आते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखना। बिंब आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया, मूर्त रूप किसने प्रदान किया। भारतीय साहित्य शास्त्र में अगर देखें तो बिंब के लिए किसने क्या कहा, बिंब की परिभाषा किसने क्या दी, बिंब कितने प्रकार के होंगे, ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में बिंब के लिए चित्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बिहारी की चित्र विधानी शक्ति का परिचय देते हुए श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि इनकी पर्यवेक्षण शक्ति बहुत तीव्र थी। बारीक से बारीक बात इनकी आंखों से नहीं बच सकी थी। जिस दृश्य या चेष्टा को एक बार देख लेते थे उसका चित्र उनके मस्तिष्क में खिंच जाता था। उस अतिरिक्त सूक्ष्म चित्र को शब्द चित्र में अभिव्यक्त करने की इनकी शक्ति अतुलनीय थी। इनके सरस हाथों का वर्णन पढ़ते हुए एक चलचित्र सा आंखों के सामने खिंच जाता है और ऐसा जान पड़ने लगता है कि मानो उन चेष्टाओं का हमारे सामने अभिनय हो रहा हो। ऐसे ही सजीव चित्रों के कारण इनकी कविता में हृदय को आकर्षित कर लेने की शक्ति आ गई है। तो इस प्रकार चित्र को बिंब के अर्थ में लेते हुए वे कहते हैं कि चित्र मस्तिष्क के शब्दों के माध्यम से खिंचता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है कि चित्र मस्तिष्क में शब्दों के माध्यम से खिंचता है। इतना ही नहीं, अगर सुमित्रानंदन पंत की बात की जाए तो सुमित्रानंदन पंत ने भी अपनी रचना पल्लव की भूमिका में उन्होंने कहा कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हैं, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके, जो झनकार में चित्र और चित्र में झंकार हो। तो ये किसका कहना है? तो सुमित्रानंद पंत ने पल्लव की भूमिका में कहा है। इतना ही नहीं, अगर दिनकर की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी बिंबों को इंद्रिय अनुभव से संबंधित मानते हैं। उनका कहना है कि बिंब रेगिस्तान से उठकर नहीं आते, वह उस कवि के मस्तिष्क से निकलते हैं जो कल्पना व विचार से लबालब भरा रहता है तथा जो संक्षिप्त और सुनिश्चित होना चाहते हैं।
तभी रूपक की भाषा हमारे लिए स्वाभाविक हो उठती है। सच्चे अर्थों में मौलिक कवि वही है जिसके उपमान मौलिक होते हैं, और श्रेष्ठ कविता की पहचान यह है कि उसमें उगने वाले चित्र स्वच्छ और सजीव होते हैं। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने जैसी बिंब की परिभाषा दी, बिंब के लिए उन्होंने बताया, उस आधार पर अगर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो बिंबों का संबंध है वो किससे है? तो बिंबों का संबंध कल्पना से है। बिंब कैसे होंगे? रामधारी सिंह के अनुसार, रामधारी दिनकर के अनुसार बिंब भावपूर्ण होते हैं। दिनकर के अनुसार बिंबों में संक्षिप्तता होती है। दिनकर के अनुसार बिंबों का संबंध अलंकारों से भी है। बिंब निर्माण के लिए रूपकों का प्रयोग भी स्वाभाविक है। बिंब के लिए भौतिक उपमानों की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार? तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार। वहीं अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव की प्रेरणा रहती है। तो इस परिभाषा में डॉक्टर नगेंद्र जी ने कई बातों को स्वीकारा, यानी उन्होंने यह स्वीकारा कि काव्य बिंब एक प्रकार का मानसिक चित्र है। कैसा चित्र है? तो एक मानसिक चित्र है, मानस छवि है, यानी कैसा चित्र होगा? तो मानसिक चित्र है। इस मानसिक चित्र का निर्माण शब्दार्थ और कल्पना के द्वारा होता है। किसके द्वारा? शब्दार्थ के द्वारा और कल्पना के द्वारा होता है। काव्य बिंब के मूल में भाव की सन्निहित आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने कहा जिसके मूल भाव की प्रेरणा रहती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब के मूल में भाव की सन्निहित आवश्यक है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने काव्य बिंब के निर्माण में ऐन्द्रियकता को कोई स्थान नहीं दिया। आप देख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने जो परिभाषा दी उसमें ऐन्द्रियकता को कोई स्थान नहीं दिया है, जबकि ऐन्द्रियता काव्य बिंब के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने बिंब के परिभाषा में ऐन्द्रियता को स्थान नहीं दिया है? तो किसने नहीं दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं दिया है। वहीं अगर डॉक्टर भगीरथ मिश्र की भी बात हम लोग यहाँ कर लें तब डॉक्टर केदार सिंह की बात करते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी बिंब के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना था कि वस्तु भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रियगम बनाने वाला व्यापार ही बिंब विधान है। इस प्रकार काव्य के प्रसंग में किसी भाव या विचार को तथा किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की विशेषताओं या सद्गुणों को इंद्रिय गोचर एवं हृदयंगम बनाने हेतु जो संप्रेषक अस्पष्ट अप्रस्तुत रूप योजना की प्रणाली अपनाई जाती है वो बिंबवाद है। ऐसा डॉक्टर भगीरथ मिश्र का मानना था। लेकिन डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने जो परिभाषा दिया बिंब का, उन्होंने बताया या संक्षेप में उसे कह सकते हैं कि इनकी परिभाषा में बिंब के निर्माण में भाव भी है, कल्पना भी है, ऐन्द्रियता भी है और अप्रस्तुत रूप योजना को भी इन्होंने स्वीकार किया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बिंब विधान को बिंबवाद का पर्याय मानना यह युक्त संगत नहीं है। भाई बिंब विधान तो काव्य का शाश्वत धर्म रहा है और रहेगा, जबकि बिंबवाद एक आंदोलन के रूप में उभरा था जो समाप्त हो गया। अतः बिंब विधान और बिंबवाद दो भिन्न चीज़ें हैं। अगर गणपति चंद्र गुप्त की बात की जाए, थोड़ा सा गणपति चंद्र गुप्त के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर गणपति चंद्र गुप्त की बात की जाए तो इन्होंने चित्र और बिंब में
भेद स्पष्ट करते हुए बिंब के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उनका मानना था कि किसी कलाकार के द्वारा रेखाओं के माध्यम से प्रयुक्त रूपाकृति की प्रतिलिपि चित्र है। इस दृष्टि से चित्र मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रचना है, जबकि जो बिंब है वो हमारे मानस में बाह्य प्रभाव से निर्मित प्राकृत रचना है। चित्र सालाक्षणिक अर्थ में बिंब के अनुरूप ही ग्रहण किया जाता है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो परिभाषा दिया, उनके परिभाषा के अनुसार अगर बात करें तो बिंब एक मानसिक रचना है। बिंब का निर्माण बाह्य प्रभाव से होता है, यानी इंद्रिय अनुभूति से होता है। बिंब की सृष्टि अनायासजन्य स्वाभाविक रूप में होती है। अब अगर केदारनाथ सिंह की बात करें, केदारनाथ सिंह की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा कि काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो संवेग और वासना से उद्रिक्त होता है और जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित रहता है। तो यहाँ पर जो केदारनाथ जी ने कहा, इनके परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने ये बताया कि काव्य बिंब को शाब्दिक चित्र ये मानते हैं। काव्य बिंब संवेग और वासना युक्त होना चाहिए। काव्य बिंब आंतरिकता उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा मानना किसका है? तो केदारनाथ सिंह का मानना है। तो इस तरीके से परिभाषा के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। बिंब के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनने की संभावना है कि बिंब के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। आइए आपको हम बताते हैं। बिंब के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। शायद ही ये आपको सोशल मीडिया यानी यूट्यूब चैनल पर जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो भी साहित्य के चैनल है, शायद ही हर जगह आपको मिल पाए, शायद ही हर लोग उपलब्ध करा रहे हों। तो यहाँ हम लोग विस्तृत में चर्चा थोड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा समय आपको देना है, ध्यान से धैर्यपूर्वक आपको इस वीडियो को अंत तक सुनना है। तो बिंब के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुभूति, भाव, आवेग और इंद्रियता। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिंब के जो प्रमुख 4 तत्व हैं, अनुभूति, भाव, आवेग और इंद्रियता, ये क्या है? थोड़ा समय आपका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बात अनुभूति की करें तो अनुभूति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि बिंब हमारी स्मृति या हम कह सकते हैं पूर्वानुभूतियों से विशेष रूप से संबंध रखता है। कल्पना पूर्वानुभूतियों को ही रूप देती है और बिंब हमारे दृष्टि, श्रुत या अनुभूत जीवन की भावपूरित व्याख्या है। साधारणतः घटनाएं या स्मृतियां स्वयं बिंब नहीं होती कि आपने कोई घटना देखा, वही बिंब आपके दिमाग में है। तो साधारणतः घटनाएं या स्मृतियां स्वयं बिंब नहीं होती, बल्कि अनुभूति एक निश्चित गहराई उन्हें इस स्तर पर पहुंचा देती है। ऐसा केदारनाथ सिंह का मानना है, ध्यान रखना। इसलिए कई आलोचकों का अलग अलग मत है। तो यहाँ पर जो अनुभूति है, वो अनुभूति क्या है वो मैंने आपको बताया कि साधारण जो घटनाएं होती हैं या स्मृतियाँ होती हैं वो स्वयं बिंब नहीं होती, बल्कि अनुभूति की एक निश्चित गहराई उन्हें उस स्तर तक यानी बिंब तक पहुंचा देती है। अब अगर भाव की बात की जाए, तो काव्यगत बिंब का ये दूसरा प्रमुख तत्व है भाव। भाव वस्तुतः काव्य का मूलाधार है। भाव या विचार काव्य की आधारशिलाएं हैं, जिनके अभाव में काव्य का निर्माण सर्वथा असंभव है। काव्यगत बिंब में भी भाव को प्रमुख स्थान दिया गया है। बिंबवाद के प्रमुख जो कवि हैं एजरा पाउंड, उन्होंने बिंब की व्याख्या में भाव या विचार को आप देखेंगे उन्होंने प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा है कि बिंब एक निश्चित समय में भावनात्मक और बौद्धिक विचारों को प्रकट करता है। तो यह कवि को आकस्मिक स्वच्छंदता की भावना भी देता है और
हम ये भी कह सकते हैं कि कवि समय और काल की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है और बिंब के निर्माण में एक अचानक उत्पत्ति का आभास प्राप्त करता है। तो इस तरीके से भाव भी बहुत ही आवश्यक है। पाउंड ने इन दोनों विचारांशों में कह सकते हैं कि भावात्मकता व विचारात्मकता पर विशेष बल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि काव्य में दोनों सापेक्ष महत्व रखते हैं, चाहे अनुभूति हो और चाहे भाव हो। अब यहाँ पर आवेग की अगर बात करें तो आवेग बिंब का तीसरा प्रमुख तत्व है। यही वो तत्व है जो उसे इतिहासकारों या पत्रकारों के विवरण आदि से पृथक कर देता है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में कभी कभी अनुभूतिमय भाव का ऐसा चित्रण मिलता है जो काव्यगत बिंब के बहुत निकट आ जाता है, लेकिन आवेग या संवेग के अभाव के कारण हम इसे साहित्यिक बिंब नहीं कह सकते। उसके तटस्थता की स्थिति उसके संवेगहीन होने की सूचक है। साहित्य कृति में यह तटस्थता नहीं रहती, आवेग की तटस्थता नहीं रहती। कवि अपने काव्य में तटस्थ वर्णन नहीं करता, बल्कि काव्य के प्रतिपाद्य में स्वयं अपने को प्रस्तुत करता है। कॉलरिज ने कहा भी था, मैंने आपको बताया भी है, याद भी होगा, कि बिंब जितना भी सुंदर क्यों न हो, जब तक वो कवि की शक्तिशाली वासना या आवेग से संयुक्त नहीं हो जाता, कवि के व्यक्तित्व को नहीं प्रतिपादित कर सकता है। कॉलरिज का कथन था, ध्यान देना, मैंने बताया था इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनें। बहुत सारी चीज़ें आपको, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे अच्छे ज्ञान आपको मिलेंगे। तो इस आवेग के बारे में कॉलरिज ने क्या कहा था? तो कॉलरिज ने कहा था कि बिंब जितना भी सुंदर क्यों न हो, जब तक वह कवि की शक्तिशाली वासना या आवेग से संयुक्त नहीं हो जाता, कवि की विशेषता को नहीं प्रतिपादित कर सकता या कवि के व्यक्तित्व को नहीं प्रतिपादित कर सकता। किसका कथन है? कॉलरिज का। अब बात करते हैं ऐन्द्रियता की। ऐन्द्रियता आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रमुख तत्व है बिंब का। ऐन्द्रियता ही उसे साधारण वर्णन से विशिष्ट बनाकर बिंब की संज्ञा देती है। विशिष्टता बिंब की एक अनिवार्यता है। यह आवश्यक नहीं कि बिंब दृश्य ही हो, यह किसी भी इंद्रिय अनुभव की अनुकृति हो सकती है। यद्यपि दृश्य बिंबों की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु वो घ्राणपरक, श्रवणपरक आदि भी हो सकती है। तो दृश्य इंद्रिय का व्यापार जीवन में सबसे अधिक होने के कारण काव्य में भी दृश्य बिंबों का प्राधान्य रहता है। सभी कवियों में दृश्य संवेदनाओं से युक्त बिंब अधिक मिलते हैं। तो इस तरीके से बिंब भी, इंद्रिय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए थोड़ा सा और आगे आपको ले चलते हैं कि आदिम बिंब क्या है, पौराणिक बिंब क्या है और निजंधरी बिंब क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आदिम बिंब क्या बताया गया है, पौराणिक बिंब क्या बताया गया है और निजंधरी बिंब क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आधार पर अगर दमित वासनाओं की बात करें, मिथ्या तृप्ति की बात करें या फ्रायड के अनुसार बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिंब को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आदिम बिंब, पौराणिक बिंब और निजंधरी बिंब। अब आदिम बिंब क्या है, थोड़ा सा आदिम बिंब के बारे में लेकर चलते हैं। आदिम बिंब की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, पवन, वृक्ष, पर्वत आदि के प्रतीकात्मक चित्र इसके अंतर्गत ग्रहण किए जाते हैं, आदिम बिंब के अंतर्गत। आदिम युग की घटनाओं से सन्निबद्ध जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, आप जानते ही हैं, कामायनी में आदिम बिंब आपको बहुत मिलते हैं।
सुलभ रूप से इसमें शामिल किया गया है, यह समाहित है। यह चंद्रमा, कमल आदि सौंदर्य प्रतिमान संभवतः बहुत प्राचीन काल से बिंब विधान में सहायक होते रहे हैं। कुशल कवि अपनी काव्य प्रतिभा में उनका वैशिष्ट प्रयोग करके इन प्रतिमानों को उपमा या प्रतीक की अपेक्षा बिंब रूप में ही ग्रहण करता है। जैसे आप जानते हैं, कहा गया उर्वशी मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, उर्वशी मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। इसमें देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि उर्वशी मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। इसमें कवि ने कमल के द्वारा प्रेम का वैशिष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक उसी तरीके से सूर्य व तुलसी की अगर बात करें तो सूर्य व तुलसी ने भी ऐसे प्रतिमानों को बिंब के अनुपम ढांचे में बदला है। वहीं अगर पौराणिक बिंब की हम लोग बात करें तो आधुनिक विज्ञान प्रधान बौद्धिक युग ने पौराणिक कल्पना के धार्मिक विश्वासों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें हिलाने का प्रयत्न किया है। अनेक स्थान पर काव्य में अब कल्प कथाओं के विश्वास का प्रतीकात्मक अर्थ ही ग्रहण किया जाने लगा है। लेकिन सूरदास व तुलसीदास का काव्य अगर देखें तो उत्कृष्ट आस्था का साहित्य है। सूरदास और तुलसीदास की अगर हम बात करें तो इनका जो काव्य है वो उत्कृष्ट आस्था का साहित्य है। तुलसीदास काव्य का तो समस्त विधान ही नाना पुराण निगमागम सम्मत के आधार पर आधारित है। सूरदास और तुलसीदास दोनों ने ही अपने काव्य में अनेक स्थलों पर पौराणिक प्रतिमानों को लेकर बिंब योजना प्रस्तुत की है। तुलसीदास ने आप तो जानते ही हैं कि तुलसीदास ने जब सीता के पावन सौंदर्य का अनुपम दिव्य बिंब इस प्रकार निर्मित किया है। उन्होंने कहा है कि जो छवि सुधा पयो निधि होई, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। तो इस तरीके से पौराणिक बिंब का भी प्रयोग किया गया। अब निजंधरी बिंब क्या है, आपके दिमाग में ये भी सवाल उठता होगा कि निजंधरी बिंब क्या है। शायद ही ऐसा शब्द सभी लोग जानते हों, साहित्य में हो सकता है कि शायद सभी लोग जानते हो। मैं आपको बता दूं, पौराणिक कल्पनाओं की ही तरह निजंधरी कथा भी लोक कल्पना प्रसूत होती है। इस कथाओं में धार्मिक विश्वासों के स्थान पर मानवेतर विश्वास और रहस्य समाहित होते हैं। निजंधरी बिंब में भूत प्रेत, जादू मंत्र के विश्वास इन कथाओं में समाहित रहते हैं और वैसी कथाओं को निजंधरी बिंब कहा जाता है। सूरदास व तुलसीदास दोनों ही कवि लोकास्था में भी दृढ़ विश्वास रखते हुए इस प्रकार के प्रसंग उनके काव्य में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्वार्थ के साथिन तजो तिजरा कोसो टोटक औचट उल्टिन हेरो। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि निजंधरी बिंब का प्रयोग हुआ, जिसमें जादू मंत्र आदि होता है। अब अगर बात करें बिंब प्रक्रिया के आधार पर बिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिंब प्रक्रिया के आधार पर बिंब 3 प्रकार के होते हैं: स्मृतिजन्य बिंब, स्वरचित बिंब और ज्ञानेन्द्रियोत्पन्न बिंब। ये 3 प्रकार के बिंब होते हैं। तो खैर यहाँ पर इतना विस्तृत जाने की ज़रूरत नहीं है। इंद्रिय आधार पर बिंबों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो इंद्रिय आधार पर बिंब 5 प्रकार के होंगे: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रातव्य बिंब, आस्वाद बिंब। तो ये 5 प्रकार के होंगे। दृश्य बिंब की अगर बात करें
तो दृश्य बिंब में वह बिंब आते हैं जिन्हें कभी साधारण भाषा में बिना किसी कलात्मकता के काव्य में उतार देता है। इनमें प्रायः प्रकृति चित्रण या वातावरण चित्रण अधिक मिलता है। शब्दों को ऐसा इसमें चयन किया जाता है कि जो वर्ण वस्तु का समग्र चित्र पाठक के नेत्रों के समक्ष झूल जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करें तो उनकी एक कविता है, आप तो जानते ही हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी है, जूही की कली। जूही की कली में दृश्य बिंब की छटा अवलोकनीय है। किसमें? तो जूही की कली। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसमें, किस रचना में या जूही की कली की रचना में कैसा बिंब है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रातक बिंब, आस्वाद बिंब। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पंक्तियां देकर पूछी जा सकती हैं। तो जूही की कली में अगर आप देखें तो जूही की कली की ये पंक्तियां आप देखें जिसमें दृश्य बिंब आपको पता चलेगा। विजन वन वल्लरी पर, याद होगा आपको पंक्तियां, जूही की कली की पंक्तियां कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग्बंद किए शिथिल पत्रांक में। तो यहाँ कैसा बिंब है? यहाँ दृश्य बिंब है। अब अगर श्रव्य बिंब की हम लोग बात करें तो दृश्य बिंब को तीव्र और ग्राह्य बनाने के लिए शब्दों में एक आदृश्य संगीत भी बहुत सहायक होता है। दृश्य और श्रुति का पारस्परिक संबंध होता है वो व्यवहारिक जीवन में तो है ही, काव्य में भी वो वैसा ही होता है, जिससे काव्य ध्वनिकर्ता प्रतीत होता है। यहाँ पर अगर आप बात करें निराला की जो कविता है बादल राग, ये भी आपके पाठ्यक्रम में आप लोग अच्छे से पंक्तियाँ जानते होंगे कि निराला की जो कविता बादल राग है उसमें श्रव्य बिंब आपको दिखाई पड़ेगा। पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से अगर दे दी जाए कि इसमें कौन सा बिंब है? झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमल अंबर में भर निज शोर, झर 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 निर्झर गिर सर में। तो इस तरीके से ये जो पंक्तियाँ हैं बादल राग की, निराला की, उसमें आपको श्रव्य बिंब दिखाई पड़ेगा। अब ऐसे स्पर्श बिंब की अगर बात करें तो शरीर चर्म का मूल धर्म होने के कारण इस बिंब योजना का संबंध किसी मृदुल स्पर्श होने से जनित सुखानुभूति से है। इस अनुभूति का आप जानते ही हैं। हिंडोला की अगर ये पंक्तियाँ देखें कि नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे ही डोल। तो यहाँ स्पर्श बिंब है। ऐसे घ्रातव्य बिंब की अगर बात करें तो इस बिंब का संबंध हमारी नासिका की घ्राण शक्ति से है। इसे गंध बिंब या घ्राण बिंब के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञे की जो कविता है, अज्ञे की कविताओं में अगर आप देखें तो इस प्रकार के कई भव्य बिंबों की योजना आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। ऐसे अगर आस्वाद बिंब की बात करें तो इस बिंब का संबंध स्वाद से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए अगर देखें तो दो पंखुड़ियाँ भरी लाल गुलाब की तकती प्यासी, पिया के उर झुके हुए उस फूल को और जो ओंठों तले। तो यहाँ क्या है? यहाँ आस्वाद बिंब है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिंब कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। खैर इतना आपके पाठ्यक्रम में नहीं पूछा जाएगा, इतना डेप्थ में नहीं जाया जाता, लेकिन हाँ कभी कभी एक आध प्रश्न आने की संभावना होती, इसलिए इतनी गहराई में जाके, इतना विस्तृत में जाके मैंने आपको बताया। अब हम लोग कल मिलेंगे, लेक्चर 40 होगा आपका। और आज कोई लाइव क्लास नहीं है, कल लाइव क्लास होगी। यदि आप हमारे ऑनलाइन मेंबर्स बनना चाहते हैं, जो 10 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है उसमें शामिल होना चाहते हैं, या जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हर रविवार को होती है, टोटल 50 टेस्ट सीरीज हैं, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 80 52 58 4004 पर आप संपर्क कर सकते हैं। फीस की जानकारी, सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। बाकी आप लोग मेहनत करें, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर ज़रूर बताएं।